तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आज भोपाल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी सलामी दी जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने करीब 8 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ी, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका और इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग शहीद हो गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें। पूरा का पूरा शहर नम आंखों के साथ आखिरी सलाम करता हुआ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि पिछले 8 दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और बुधवार को उनका निधन हो गया। हालांकि 14 लोग कुल उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसा बहुत भीषण था। कैप्टन वरुण सिंह जो कि एकमात्र ऐसे रहे जो कि इस हादसे में बच गए थे, जिनका इलाज लगातार जारी था, लेकिन आखिरकार बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर कोई आखिरी सलाम करता हुआ और ये अंतिम विदाई यात्रा। इसके बाद कितने बजे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है? बस अंतिम संस्कार अब होने वाला है, क्योंकि कल पहले उनके घर ले गए थे। जब एयरपोर्ट से सीधे वरुण सिंह के घर ले गए, उसके बाद घर में सारे जो संस्कार होते हैं वो संस्कार कल ही हो गए थे। इसके बाद जो सेना जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, पार्थिव शरीर मिलिट्री अस्पताल में रखा गया था और अभी यहाँ पर देखिए पूरा सेना का सम्मान दिया जा रहा है। और ये भोपाल में जो बैरागढ़ है, बैरागढ़ के EME सेंटर के पास जो सेना का मुख्यालय है, उसके पास में जो विश्राम घाट है, उसमें थोड़ी ही देर में अब वरुण सिंह का अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं, सरकार के मंत्री आए हुए हैं, तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहाँ पर अंतिम सलाम करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ पूरे रास्ते में करीब 1 किलोमीटर का ये जो अंतिम यात्रा थी वरुण सिंह की, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की, उस अंतिम यात्रा में रास्ते भर फूलों की बारिश होती रही। लोग अंतिम सलाम करते रहे। एक बहादुरी को, एक वीरता को, शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे वरुण सिंह। तो देखिए अब यहाँ पर तमाम जो सेना की तरफ से जो औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। साथ ही साथ जो एक पूरे सैनिक सम्मान के साथ वरुण सिंह का यहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। बिल्कुल, पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अब कुछ ही क्षण में होने वाला है। 1 किलोमीटर लंबी ये पूरी की पूरी अंतिम यात्रा रही, जहां हर कोई पहुंचा तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए। अब अंतिम संस्कार की वो तस्वीर भी सामने आएगी। कैप्टन वरुण सिंह, जिसको लेकर पूरा देश दुआ कर रहा था, 8 दिन से वो लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स की एक पूरी की पूरी टीम थी, जिनके हौसले की तारीफ करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे कि उस जवान को बचाने के लिए जी जान डॉक्टर लगाए हुए हैं। लेकिन बुधवार को जब ये खबर आई तो हर कोई सन्न रह गया और कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज, जब इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे, उन्हें नमन किया, लेकिन उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद किस तरीके की मदद का आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ संवाद रहा? मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री तो करीब 2 किलोमीटर जब एयरपोर्ट से लेकर उनके घर के लिए जा रहे थे तो पूरे समय मुख्यमंत्री साथ रहे। और मुख्यमंत्री से जो न्यूज़ 18 की बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के लिए जो हर मुमकिन कोशिश होती है मदद की, वो हर मुमकिन कोशिश होगी, लेकिन अभी फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की जो एक आर्थिक मदद है वो फौरन परिवार को मिलेगी। दूसरा, परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि देश की सेवा करते हुए सैनिक जो होते हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का ही मामला हो कि देश की सेवा करते हुए अगर कोई शहीद हुआ है तो परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी, ये एक अहम ऐलान किया। साथ ही साथ परिवार की जो सहमति लेकर उनकी एक जो इलाके में एक प्रतिमा लगाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। और उसके पीछे उनका तर्क है कि एक बार जो तस्वीर लगेगी तो वो इलाके के लोगों को, भोपाल के लोगों को हमेशा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की वीरता की, उनके शौर्य की गाथाओं की याद कराती रहेगी। तो इस तरह की 3 घोषणाएं, अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जब जो पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा था बेंगलोर से जैसे ही भोपाल पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने ये 3 अहम घोषणाएं परिवार की मदद के लिए की थी। लेकिन फिलहाल आप मेरे सामने देखिए कि जो अंतिम बड़ा एक भावुक क्षण है, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है और सेना अपनी, देखिए सेना की तरफ से तमाम अफसर आ रहे हैं, वो पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। भोपाल के बैरागढ़ का ये विश्राम घाट है और यहाँ पर एक एक करके सेना के जो तमाम अफसर हैं वो पुष्प चक्र, आखिरी नमन, आखिरी सलाम
कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में इस भावुकता को आप समझ सकते हैं, क्योंकि वरुण सिंह एक ऐसा नाम है जिनका पूरा परिवार, उनके पिता कर्नल सेना में रहे, उनके जो भाई हैं वो नेवी में है, इसके साथ साथ एक पूरा परिवार जिसे कहें कि देश की सेवा में लगा हुआ था। तो पूरे भोपाल के लिए, सेना के इन अफसरों के लिए, सबके लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है ये। और सभी अफसर आकर यहाँ पर, हर किसी की इच्छा है कि वो आखिरी सलाम करे, उनको पुष्प चक्र अर्पित करे, उनके प्रति अपना जिसे कहें एक श्रद्धांजलि अर्पित करे। बिल्कुल, कैप्टन वरुण सिंह का पूरा परिवार देशभक्त रहा है। उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने, कई सदस्यों ने सेना में रहते हुए देश के लिए सेवाएं दी है। और कैप्टन वरुण सिंह के इसी अदम्य साहस के लिए 15 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य सम्मान प्रदान किया था। और मनोज, 2 महीने पहले जब कैप्टन वरुण सिंह अपने घर लौटे थे अपने पिता से मुलाकात करने के लिए, तो हर किसी ने उनका जोर शोर से उनका स्वागत किया था, उनका सम्मान किया था। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अब जब वो लौटेंगे तो उनका पार्थिव शरीर लौटेगा। वाकई भोपाल के लोग तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। भोपाल क्या, पूरा हिंदुस्तान इस बात की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वरुण सिंह की कुछ बातें यहाँ के उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार जब उनसे बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि वरुण सिंह भोपाल, उनका जो उनके पिताजी रिटायर होने के बाद सेना में कर्नल थे, रिटायर होने के बाद भोपाल में बस गए थे। उसके बाद वरुण सिंह का भोपाल आना जाना होता रहता था। और आने जाने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि 2008 में वरुण सिंह की जो शादी है वो इंदौर में हुई थी, तो इंदौर उनकी ससुराल थी। तो इन 2 शहरों से वरुण सिंह का नाता जाहिर तौर पर अच्छा खासा रहता था, इंदौर और भोपाल से। और एक बात जो बताते हैं, इंदौर से कुछ लोग, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी लोग आए हुए थे, भोपाल के उनके करीबी थे। जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, बहुत ही भावुक माहौल था। तो उस समय जब उनसे बातचीत हो रही थी तो वो एक चीज बता रहे थे कि वरुण सिंह ने कहा था कि जो शौर्य चक्र मिला है, जो शौर्य चक्र का जो जश्न मनाने का कहा, उन्होंने कहा था कि अब की बार कोरोना की वजह से बीच में उसका जश्न वो नहीं मना पाए थे, तो कहा कि मैं शौर्य चक्र का जश्न जल्दी आऊंगा और इंदौर में इसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये चीज उन लोगों के लिए, मतलब वो वक्त, वो पल, वो लम्हे जब ये शब्द कहे गए, ये अल्फाज कहे गए, तो उनके लिए आज भी वो याद आते हैं, सबकी आंखें नम होती हैं। तो ये एक अहम बात है कि इंदौर और भोपाल के उनके करीबी रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग, माँ ने कल बहुत बहादुरी दिखाई। माँ ने बहुत नाम आंखें थी, लेकिन माँ एक बात बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा सेना के लिए पैदा हुआ था, मेरा बेटा देश की सेवा करते हुए, जाबाज बेटा देश की सेवा करते हुए चला गया। तो माँ की नम आंखें ये बातें कह रही थी। बिल्कुल, दुख के साथ साथ उस गौरव की अनुभूति भी हर कोई कर रहा है। कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार अब कुछ ही देर में होगा, लेकिन इनके परिवार के बारे में अगर जानना चाहे मनोज, आप बता पाए तो अपने पीछे अपने परिवार के किन किन सदस्यों को वो छोड़कर गए हैं? जी मनोज। साथ ही साथ एक बेटी, अपने पीछे बुजुर्ग माँ बाप तो हैं ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के, इसके साथ साथ उनका एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों छोटे बच्चे हैं। और दोनों छोटे बच्चों को कल जब उस वक्त देखना, मतलब देखने वाले के लिए भी उतना ही दुख का, अफसोस का विषय था जब वो साथ में खड़े हुए थे। उनके पिता का पार्थिव शरीर साथ में लेकर यहाँ पर बेंगलोर से यहाँ पर आए हुए थे, और जब सामने खड़े हुए थे तो परिवार है, परिवार में साथ में बुजुर्ग माँ बाप हैं, नाते रिश्तेदार भी हैं। इंदौर में उनकी ससुराल है, तमाम उनके ससुराल से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और अभी आप सामने इन तस्वीरों में जो देख रहे हैं, सेना के अफसर लगातार एक के बाद एक, ये ऐसे भावुक क्षण है कि हर अफसर, सेना का हर शख्स जो है, हर जवान, हर अफसर चाहता है कि वो आखिरी सलाम करे, उनकी वीरता को नमन करे। और यहाँ पर एक एक करके आप देखिए, पुष्प चक्र लेकर सेना के जो अभी सर्विंग ऑफिसर हैं वो आ रहे हैं, साथ ही साथ जो रिटायर हो गए हैं वो लोग भी यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए, जो भोपाल में EME सेंटर के पास विश्राम घाट है, यहाँ पर अपने अंतिम सलाम करने के लिए अभी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की शौर्य को सलाम करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। तो ये एक वरुण सिंह की गाथा, भोपाल की वीरता की इन गाथाओं में हमेशा के लिए लिखी रहेगी। यही बात है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जब इस बात का ऐलान किया कि जहाँ वो उनका घर है, उस घर के पास ही उनकी एक प्रतिमा लगाई जाएगी। चूंकि उनका घर भोपाल के EME सेंटर, जो सेना का यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, उसी के पास ही उनका घर है। तो जो प्रतिमा लगाई जाएगी, उस जगह का चयन करके सिर्फ भोपाल के लोगों को इस बात का एहसास कराना, भोपाल के लोगों को हमेशा इस बात का याद रखना कि कैसे
वरुण सिंह अपनी वीरता के लिए देश की सेवा करते हुए गए। कैसे वरुण सिंह ने देश की सेवा की और कैसे वरुण सिंह का एक बात और यहाँ के लोग जिक्र करते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, कि वो गंगायान, उनको एक जो एस्ट्रोनॉट बनने की भी बड़ी ख्वाहिश थी और इसके लिए बाकायदा उन्होंने गंगायान के लिए अप्लाई भी किया था, अर्जी भी दी थी। तो आगे अपना करियर वो एक अच्छे एस्ट्रोनॉट के रूप में भी देखते थे सेना में। साथ ही साथ जो मुश्किल क्षणों में लोग शौर्य चक्रियों ने इस बात के लिए बुला था कि वो अपनी जो वीरता इसी बात के लिए जाने जाते थे कि उनके पास इस बात की एक्सपर्टीज है, इस बात का विशेषज्ञता है कि वो बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम देते हैं। तो यही इसी शौर्यता को, इसी वीरता को, इसी उनकी जो जामाज ग्रुप कैप्टन विक्रम सिंह को इसलिए पूरा भोपाल सलाम कर रहा है, पूरा देश सलाम कर रहा है। और यहाँ सेना के अफसर एक एक करके, आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, एक एक करके उनके पार्थिव शरीर को अंतिम सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल, सेना के रिटायर्ड अफसर, मौजूदा अफसर, जो कि हर कोई नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम सलामी देते हुए, उन्हें आखिरी सैल्यूट करते हुए, उनके अदम्य साहस, उनके शौर्य को हर कोई याद कर रहा है। और पूरा का पूरा शहर मानो सड़क पर उमड़ आया है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब 1 किलोमीटर लंबी अंतिम विदाई यात्रा की शुरुआत की गई। हर कोई आखिरी दर्शन कर लेना चाहता था और इसी वजह से हर कोई वहां पर मौजूद भी रहा। और अब अंतिम संस्कार से पहले पुष्प अर्पित करते हुए सेना की ये तमाम अफसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कैप्टन वरुण सिंह जो कि एकमात्र ऐसे रहे थे हेलीकॉप्टर हादसे में जो कि बचे थे। उनका शव जो है 45% तक जल चुका था, लेकिन डॉक्टर्स आखिरी दम तक, आखिरी समय तक उन्हें बचाने का प्रयास करते रहे। पूरा देश उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा था, दुआ कर रहा था, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। बुधवार दोपहर में उनके निधन की खबर सामने आई और अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तारीख को ये देश का सबसे बड़ा हादसा हुआ और पूरा देश सख्ते में आ गया। जिस हेलीकॉप्टर में ये लोग सवार थे, कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी थे, उनकी पत्नी मधुलिका भी थी और केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे थे इस हादसे में। लेकिन अब वो भी हमारे बीच में नहीं रहे और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार। मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज, पूरा का पूरा परिवार जिस हिम्मत के साथ यहाँ पर जुटा हुआ है, क्योंकि आप भी बता रहे थे कि उनकी मां ने दिलेरी दिखाते हुए कहा कि मेरा बेटा जो कि देश के लिए जीता था और देश के लिए ही शहीद हुआ है, आज वो गौरवपूर्ण क्षण में महसूस कर रही हूँ। दुख तो है, लेकिन इस बात का सुकून है कि देश की सेवा में ही मेरा बेटा शहीद हुआ। एक माँ के लिए बड़े ऐसे हालात होते हैं, इन क्षणों को दरअसल शब्दों में बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक माँ के लिए एक तरफ बेटा होता है और दूसरी तरफ माँ को अपने बेटे की जो पैशन है, बेटा क्या करना चाहता था, बेटे का बचपन से क्या करने की इच्छा थी और बेटा कैसे अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सेना में गया था, तो माँ को वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ अच्छे से पता है। तो माँ इसलिए इस बात को कहती है कि मेरा बेटा सेना के लिए पैदा हुआ था, मेरा बेटा एयरफोर्स के लिए पैदा हुआ था और मेरा बेटा एयरफोर्स में काम करते हुए अपने फर्ज को अंजाम देते हुए चला गया। ये माँ की एक तरफ बहादुरी है, लेकिन दूसरा मैं साथ में एक बात आपसे और कह रहा हूँ कि वो नम आंखें हैं, क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा भी खोया है, ये भी एक सच्चाई। और एक माँ अपने बेटे को खोने का वो दुख है, उसका तो किसी भी तरह शब्दों में, अल्फाजों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात माँ कहती हैं, हिम्मत दिखाती हैं, अपने आप को ढांढस शायद दे रही होंगी ये कहकर कि मेरा बेटा सेना के लिए पैदा हुआ, मेरा बेटा एयरफोर्स के लिए पैदा हुआ, मेरे बेटे का बचपन से एक पैशन था। और बेटा क्या, पूरा परिवार, आप देखिए माँ के सामने तो उनका दूसरा बेटा भी नेवी में काम कर रहा है, माँ के सामने उनकी खुद के जो पति हैं वो जो कि सेना से ही रिटायर हुए हैं बतौर कर्नल। तो माँ को अपने परिवार का पूरा इतिहास पता है कि पूरा परिवार सेना के लिए किस कदर पैशन रखता है, किस कदर सेना में काम करने के लिए तैयार रहता है। और अभी देखिए, अभी भी सिलसिला जारी है। आप तस्वीरों में देखिए कि सामने अभी सेना के जो अफसर हैं भोपाल ईएमई सेंटर से, वो अभी पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, वरुण सिंह की वीरता को सलाम कर रहे हैं। और ये भोपाल, पूरा भोपाल के एक जो भीड़ जो है, जो 1 किलोमीटर का जो अंतिम सफर था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, जिसमें बीच बीच में वंदे मातरम, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अमर रहे और भारत माता की जय, जब वो नारे लग रहे थे, और माँ ने भी ये बात कही थी। अभी
अभी आप तस्वीरों में सामने देखिए कि जो भोपाल के मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो अंतिम जो विदाई दे रहे हैं, पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं, वीरता को सलाम कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की। और आप इन क्षणों को समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए इस एक जगह पर जाकर पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं तस्वीरों में आपको सामने दिखाऊंगा कि ये मध्य प्रदेश के अभी अगर जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है तो उनके ठीक साथ अभी जो खड़े हुए हैं वो हैं पीसी शर्मा। वो भी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, भोपाल में कांग्रेस के पुराने नेता हैं और वो भी मध्य प्रदेश की इसके पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें मंत्री थे। तो एक जगह जो होती है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस खत्म हो जाती है, जहाँ पार्टी खत्म हो जाती है, जहाँ सिर्फ देश सबसे आगे होता है और सारे समाज के तमाम वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अंतिम यात्रा में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो अंतिम यात्रा में शामिल ना हुआ हो, जिसने अपने पुष्प चक्र अर्पित ना किए हो। देखिए पीसी शर्मा ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में उसमें मंत्री रहे और ये अपने पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं, अंतिम सलाम दे रहे हैं वीरता को, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की वीरता को सलाम कर रहे हैं। तो जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि माँ को दरअसल माँ अपने आप को भी ढांढस ही देती है ये कहकर कि हाँ मेरा बेटा सेना के लिए पैदा हुआ, और इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि उनके बेटे का पैशन सेना में काम करने का था और कैसे बेटा शौर्य चक्र से जब सम्मानित हुआ था तो वो भी एक पैशन ही था। क्योंकि वरुण सिंह के लिए सेना में काम करना नौकरी नहीं थी, सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे वो, साथ ही साथ उनका एक पैशन जो है वो पैशन शौर्य चक्र के रूप में दिखा था। वही पैशन इस बार जब कुंडूर में हादसा हुआ तब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का दिखा कि वो अपने काम को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपने काम को एक पैशन की तरह, एक जज्बे और जुनून के साथ करते थे। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी के नेता, गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर किसी की आंखें नम है क्योंकि कैप्टन वरुण सिंह के लिए हर कोई दुआ कर रहा था। करप्शन को हमने पकड़ा सर, तदंत के उपरांत एडीएम ने रिपोर्ट दिया 2,89,000 की सामग्री खरीदा गया और इसमें 1,60,020 रुपीज का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ। सर एडीएम रिपोर्ट देने के बाद उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने कई लेटर लिखा सर, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लिखा, कुछ फल नहीं हुआ। सर अभी 2 आंगनवाड़ी केंद्र में हमने सीडीपीओ को भेज करके इसका जांच करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। 10-10 हजार रुपया लेकर के अपॉइंटमेंट देते थे सर, गरीब पितृहीन बालिका को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया सर। इसलिए हमने इसको विजिलेंस के द्वारा पकड़वाया और अरेस्ट होकर के सुपरवाइजर अंदर में है सर। ऐसा चलता है और इन जो आंगनवाड़ी जो संस्था इनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं सर, इनको जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो कम देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं हमारे सरकार। तो लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर से हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा इस पूरे मामले को लेकर जांच प्रभावित रहेगी। और संसद से लेकर सड़क तक आपने देखा कि किस तरीके से संग्राम कल पूरे दिन रहा और ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की मांग करती हुई विपक्ष, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, जहां अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग तो विपक्ष कर रहा है लेकिन कह रहा है कि लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर जो जांच चल रही है, all government schemes are implemented within protocols and limits of the law, are implemented in the best of spirit. What the honorable member espouses about the state of affairs in his home state is a cause of great concern for me as minister. That the honorable member of parliament is aggrieved with the fact that adulteration was caught by him and associated organization within the state that he represents. I will, sir, take the aggrievement of the honorable member and convey it to the state government, because it is the state government which is constitutionally and administratively responsible for the implementation of the project. However, through you, sir, I will appeal to every member of parliament that the Ministry of Women and Child Development on the 13th of January has given a notification to every state government as to how the ICDS enforcement systems need to be implemented, which includes checking of food
in FSSAI and NABL accredited labs. It directs state governments to procure keeping in mind GFR and CBC rules. If any state government is found in violation of the rules, appropriate action will be taken by the ministry. स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो या आमजन हो। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ मामलों को हैंडल करती है, क्योंकि आप देखिए एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि सुनियोजित तरीके से और साजिश के तहत किसानों को कुचला गया और उसके बाद ही लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होता हुआ। कल भी पूरा दिन इसी मामले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम किया गया। अलग अलग पार्टियां सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई कि इस्तीफा आखिर क्यों सरकार नहीं लेती है। अजय मिश्र टेनी का जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हीं के बेटे पर सीधे तौर पर ये आरोप लगे हैं और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि सुनियोजित तरीके से साजिश कर किसानों को कुचला गया और एक ये बड़ा मसला विपक्ष के जरिए उठता हुआ। My pledge is to honor the privacy of women and children who are serviced by the Government of India in collaboration with state governments across the Anganwadi systems in the country. However, regrettably, sir, I must here highlight to the honourable member that the number that she prescribed for the formulation of the Poshan tracker is a wrong number. I believe this statement has been pronounced by certain organizations and vested interest parties with regards to the Poshan tracker, which seeks to bring about transparency. My appeal through you, sir, to the honourable member is this: technology begets transparency. Every member of parliament should support the government endeavour to bring about transparency and protect the privacy of our children and lactating and pregnant women. सर, ये अगर प्रश्न काल चल रहा है और ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, एक बार फिर से लोकसभा में विपक्ष का हंगामा बरकता हुआ। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, एक बार फिर से लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर होता हुआ, क्या मांग? देखिए, बिल्कुल कल भी विपक्ष ने इस मसले पर दोनों सदनों में खूब हंगामा किया था और विपक्ष का साफ ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इस मसले पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है। उनका ये कहना है कि मामला चूंकि अदालत में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला चल रहा है, तो अदालत में लंबित जो मामले होते हैं उन पर सदन में इस तरीके से बहस नहीं की जा सकती और उन पर सदन का सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन विपक्ष का अपना हंगामा जारी है। विपक्ष आज भी प्रश्नकाल अभी लोकसभा में चल रहा है, जिस दौरान जो विपक्ष है, विपक्ष के सांसद लगातार अपनी इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए और सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो इस बात पर ऐतराज जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो प्रश्नकाल होता है वो महत्वपूर्ण संसद की कार्रवाई का हिस्सा होता है। प्रश्नकाल में सांसदों को बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है जब वो अपने सवाल संबंधित मंत्रियों से पूछते हैं और उनको जो जानकारियां चाहिए होती हैं मंत्रियों से, उस बारे में वो जानकारी लेते हैं। लेकिन इस हंगामे के कारण उनके उस अधिकार का हनन हो रहा है। बिल्कुल विक्रांत, क्या चर्चा की मांग भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है? देखिए, इस मामले में विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, बल्कि विपक्ष का साफ ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा सरकार को लेना चाहिए और जिस तरीके से उनका एक जो वीडियो सामने आया था उसके बाद से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और किसान आंदोलन। विक्रांत, रोकना चाहेंगे, सुनिए जरा स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं। प्रदेश की सरकारों के प्रति हुआ है जो मात्र और मात्र गरीब परिवारों की बहनें, बेटियां और बच्चों को समर्पित है। जगदीप पाल जी, Thank you very much. I would like to ask a supplementary question to you, Honorable Minister. May kindly brief because aspirational district is even 8 districts in UP and one of the most ingredient for malnutrition is secondary child protection. Already, Minister in reply through National Commission for Protection of Child Rights. So what is the number of Siddharthnagar and Balrampur, Srausi? अगर ये है तो जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो भी मांग उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसका सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। विक्रांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विक्रांत, पहले राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का मसला उठाया गया
और अब लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर लेकिन मंशा साफ है विपक्ष की कि संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देना है। देखिए रितिका, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं। किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, जिस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। उसे ये लग रहा था कि सरकार को इन मुद्दे पर वो पूरी तरीके से घेर लेगा, क्योंकि सरकार ने सामने आकर के उन कानूनों को वापस लिया। लेकिन देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के उपयोगी योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, नीलकंठ तिवारी जी, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन श्री नवीन जैन जी, काशी में उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े आप सभी मेयर साथियों और अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर होता कि मैं स्वयं वहां रह करके मेरी काशी में मैं आपका स्वागत करता, आपका सम्मान करता, लेकिन समय की कुछ सीमाओं के कारण मैं खुद तो वहां नहीं रह करके आपका स्वागत कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है काशी वासियों ने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी होगी, आपकी भरचक खातिरदारी की होगी, चिंता की होगी, और अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो दोष काशीवासियों का नहीं होगा, वो दोष मेरा होगा, और इसलिए आप जरूर क्षमा करेंगे और काशी के आपके इस वास्तव्य को आप भरपेट एंजॉय भी करेंगे और मिल बैठ करके भावी भारत के लिए, भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, बहुत सी चीजें एक दूसरे से सीखेंगे और अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर से सुंदर शहर बनाने के लिए, वाइब्रेंट शहर बनाने के लिए, एक जागृत शहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करे कि जब फलाने सज्जन यहां मेयर थे या फलानी बहन यहां मेयर थी, तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी, एक दिशा बन जाएगी, और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए, ये संकल्प भी रहना चाहिए, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। और जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो, नगर का पूरा दायित्व हमें दिया हो, तो हमें भी इसको भली भांति पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब उस दिशा में जरूर कुछ न कुछ करते होंगे, जरूर उसका अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए आपका प्रयास रहते होंगे। और मैं आज शहरी विकास मंत्रालय को, यूपी सरकार को और आप सभी को भी बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में के लिए बनारस को चुना है।
मेरी काशी को चुना है। देश के विकास के लिए आपके संकल्पों से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जुड़ेगा तो आप सब कुछ न कुछ नया प्राप्त करके, नई प्रेरणा लेकर के, नया उमंग लेकर के अवश्य अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौटेंगे। काशी में हो रहे इस कार्यक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा हूं। एक और बनारस जैसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। अभी हाल में जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोडमैप बन सकता है। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तवारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। इस अनुभव को साथियों, आप लोग जब बनारस घूमेंगे, और आप में से बहुत लोग आए हैं जो पहले कभी न कभी तो आए ही होंगे, तो पुरानी स्मृतियों के साथ नए बदलाव को आप जरूर तुलनात्मक रूप से देखेंगे और साथ साथ आपके दिमाग में अपना शहर भी सवार हो जाएगा और आप हर पल देखेंगे कि मैं जिस शहर से हूं वहां की गली और काशी की ये गली, मैं जिस शहर में हूं वहां की नदी और यहां की नदी, हर चीज आप एक पल 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 तुलनात्मक अभ्यास करेंगे और आपके साथ जो और मेयर होंगे उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, हम सबको चर्चा करते 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 नए विचार मिलेंगे, नई कल्पनाएं मिलेंगी, नए कार्यक्रमों की रचना तैयार होगी और वो अपने शहर में जाकर के जब आपका नेतृत्व उस काम को करेगा तो आपके शहर के लोगों को, आपके राज्य के लोगों को एक नई खुशी मिलेगी, नया विश्वास मिलेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम इवोल्यूशन में विश्वास करें। रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। पुराना सब तोड़ना, फोड़ना, खत्म करना ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको संवारते हुए आधुनिकता की तरफ हम कैसे जाएं, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। अब हम देखिए स्वच्छता का अभियान चल रहा है पूरे देश में। हर वर्ष स्वच्छ शहर की घोषणा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कि कुछ ही शहरों ने अपनी जगह बना ली है। अच्छी बात है, लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाएं कि भाई ये तो उन्हीं को इनाम जाने वाला है, वही आगे बढ़ गए हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते?
मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, और जो बिल्कुल आग बंद करके बैठ गए हैं, कुछ करना ही नहीं है, उनकी सूची भी निकाले और उन राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्य के 3 शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करने का मन कर जाएगा। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें, क्या आप हर महीना बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? जूरी बना करके इस महीने में कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है, अगर शहर के बोर्डों में कंपटीशन होगी, बोर्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। और इसलिए मैं तो चाहूंगा, दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, ये भी मैं तो चाहता हूं, दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे नगर में वार्ड ब्यूटी कंपटीशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए, दीवारों को कैसे रंगा गया है, दुकानें हैं तो बोर्ड कैसे लगे हुए हैं, गलियों के साइन बोर्ड है तो कैसे लिखे गए हैं, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनेक बातें हैं। उन सारी बातों को अगर आप लगातार शहर में ये जोड़ते, अब जैसे अभी एक स्पर्धा ऑर्गेनाइज हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव। अब आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें 3 चीजें कही है जो आप सामान्य मानवी से करवा सके। एक, कि आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रंगोली स्पर्धा, लेकिन रंगोली भी सौंदर्य के साथ जुड़ी हुई रंगोली नहीं, आजादी की आंदोलन की किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई रंगोली। अगर ये पूरे शहर में आप स्पर्धा करें, आने वाले 26 जनवरी तक इसको बड़ा माहौल बनाए, देखिए बदल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आपके शहर में आजादी के आंदोलन में जो हुआ हो, उसके लिए कुछ गीत लिखे जाएं। आपके शहर में आजादी के आंदोलन में घटी घटना के संबंध में कुछ गीत लिखे जाएं, उन गीतों की स्पर्धा हो। आपके राज्य के अंदर जो घटनाएं घटी है उसके गीतों की स्पर्धा हो। देश की महान घटनाओं को जोड़ करके उनकी स्पर्धा हो। अब देखिए बदलाव होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारी माताओं बहनों को जोड़ने का एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। हमारी यहां पुरानी परंपरा थी लोरी गाने की। बच्चे जो नवजात शिशु होते थे तो लोरी गाते थे हर घर में, माताएं बहनें। अब क्या हम आधुनिक लोरी बना सकते हैं? आधुनिक रूप से भावी भारत कैसा होगा, 2047 में जब देश 100 साल का होगा, तो वो कौन सपने होंगे जो आज बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसको उसकी मां लोरी सुना रही है, वो उज्जवल भविष्य की लोरी सुनाए और उसको संस्कारित करे, अभी से संस्कारित करे कि देखो हम सब ने मिलकर के 2047 में जब हिंदुस्तान 100 साल की आजादी का वर्ष मनाएगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? अब देखिए हमारे यहां कल आपने देखा, शायद आपको मौका मिला होगा या तो आज जाने वाले होंगे, गंगा घाट देखे होंगे। दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। काशी की इकोनॉमी को चलाने में माता गंगा का बहुत बड़ा रोल है।
माता गंगा के तट पर जो कुछ भी हुआ है उससे काशी की इकोनॉमी को ताकत मिलती है।